अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। अगर आप पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। अगर आप नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं तभी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसका नाम है ब्लड। ब्लड जिसे हम लोग हिंदी में रक्त कहते हैं और बोलचाल के भाषा में हम लोग उसको खून कहते हैं। देखिए, अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जो ब्लड है एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्षेत्र हर फील्ड में इससे कोई ना कोई हमेशा 2-3 को क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता रहता है। ये एक बेसिक है ब्लड। ब्लड आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लड क्या होता है। देखिए, जो ब्लड होता है इसको हम लोग हिंदी में रक्त कहते हैं, बोलचाल के भाषा में इसको हम लोग खून कहते हैं। जब हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। जब ब्लड का अध्ययन हम लोग करते हैं बायोलॉजी में तो उसको हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। द स्टडी ऑफ ब्लड इज ऑल्सो नोन एज हेमेटोलॉजी। अब देखिए, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम लोग समझेंगे। देखिए, ताकि सीबीएसई वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और बिहार बोर्ड वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो ब्लड होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज ब्लड तो उसको पकड़िएगा, आप बोलिए कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हिंदी में कहें तो जो ब्लड है एक तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक कहने का मतलब है बहुत सारे सेल से जब मिल के बनता है उत्तक कहते हैं। उत्तक को इंग्लिश में लोग टिश्यू कहते हैं। तो देखिए, जो ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है कि हमारे पूरे बॉडी को जो है ब्लड कनेक्ट करके रखता है और हमारे पूरे बॉडी को जो है, अगर आसान भाषा में समझे तो पूरे बॉडी को जो है हमारा ब्लड जोड़ के रखता है। इसलिए हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। अब हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए, ब्लड जो होता है ना इसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नीट के एग्जाम में कि ब्लड को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड को 3 नामों से जाना जाता है। पहला है फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ। देखिए, फ्लूइड ऑफ लाइफ हम लोग क्यों बोलते हैं ब्लड को? हम लोग ब्लड को जीवन का फ्लूइड क्यों बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? आइए हम लोग समझते हैं इसके पीछे का रहस्य। देखिए, जो ब्लड होता है ये क्या करता है कि हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर और पूरे शरीर में हमारे सारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। हमारे जो ब्लड होता है हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके पूरे कोशिकाओं के पास पहुंचाता है, पूरे सेल्स के पास पहुंचाता है। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर बताइए, अगर हमारा ब्लड जो है अगर ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में नहीं पहुंचाएगा तो हमारा एक भी सेल जो है जीवित नहीं रहेगा, हमारा एक भी टिश्यू जो है वो जीवित नहीं रहेगा, हमारा एक भी कोशिका जो है जीवित नहीं रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। अगर हमारा सेल नहीं जिंदा रहेगा तो हमको, आप बताइए, हम लोग जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा लाइफ है इसी के वजह से है ये, इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं। देखिए, इसको हम लोग फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे जब हम कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मिनरल्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, ये सब बनता है। तो बनता है ना, तो बन के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहता है। तब जाता है हमारा ब्लड। ब्लड क्या करता है उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, उस प्रोटीन को, उस मिनरल्स को, उस विटामिन को अपने अंदर लोड करके अब पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब जैसे पूरे बॉडी में हमारा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पहुंचा तो बॉडी के सेल जो होता है वो भी खाना खाते हैं, वही खाना खाते हैं और उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का उपयोग करके वो अपने बॉडी को ग्रोथ कराते हैं।
ग्रोथ कराते हैं और अपने आसपास के कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत में उसका उपयोग करते हैं। देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे उसका खाना का जरूरत हमारे पेट को नहीं होता है, उस हमारे खाना का जो जरूरत होता है वो हमारे सेल को होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है, हमको डब्ल्यूबीसी में जो होता है एंटीबॉडी होता है, और हमारा बहुत सारे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, जो क्या करता है हमको इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे को एलर्जी से बचाता है, हमको टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाता है। तो इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लड है ये कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग समझिए, अब देखिए, अगर हमारा ब्लड नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्लड पे ही हमारा जो है सारा काम आधारित है। पूरा हमारा काम ब्लड पे ही आधारित है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड अपना काम नहीं करना बंद कर दे तो हम लोग मर जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कभी किसी को एक्सीडेंट होता है तो उसकी मौत जो है, उसका मौत का कारण जो होता है ब्लड होता है, क्योंकि किसी को अगर हेमरेज हो गया या किसी को एकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसका ब्लड जो है बॉडी से बहुत लॉस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जब लॉस हो जाएगा हमारे बॉडी से तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ना फ्लूइड ऑफ लाइफ का काम करेगा, ना फ्लूइड ऑफ ग्रोथ का काम करेगा, ना फ्लूइड ऑफ हेल्थ का काम करेगा, तो आदमी मर जाएगा। तो देखे होंगे आप, एक्सीडेंट होने में ज्यादातर यही रहता है, ज्यादातर यही कारण रहता है कि उसका बॉडी का ब्लड जो है बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है, जिससे ये हमारा स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। देखिए, किसी भी चीज का जब पीएच 7 से कम हो उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं, 7 हो तो उसको उदासीन कहते हैं, और 7 से ऊपर हो उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। 7 से सात से कम हो तो उसको एसिडिक, और 7 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस या एल्कलाइन, और 7 हो तो न्यूट्रल। तो इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है, माने ये जिसका जो नेचर होता है स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब थोड़ा सा जो इसका नेचर होता है ब्लड का एल्कलाइन होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं। मेल में जो होता है 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, और जो फीमेल होती है उनमें 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, देखिए, मेल में जो होता है 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, फीमेल में जो होता है 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। इसलिए आप अब देखे होंगे कि जो ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा जो 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, अगर आपको अपने बॉडी का ब्लड का काउंट, अगर आपके बॉडी का जो टोटल वेट है उसका अगर आप 8% निकाल देंगे तो आपका ब्लड का काउंट होगा। चलिए, अब आगे समझते हैं। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टोटल ब्लड का जो होता है 1.05 टू 1.061 होता है। जो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.05 टू 1.061 होता है। अब देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि जो हमारा पानी है, वो जो हमारा ब्लड है वो पानी से भारी है, पानी से वजनदार है। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज का हम पानी से कंपेयर कराते हैं, कंपेयर कराने के दौरान अगर वह चीज अगर पानी से अगर ज्यादा है या कम है, उसका रिजल्ट जो आता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो पानी से भारी होता है। कितना भारी होता है? तो 1.05 टू 1.061, इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। देखिए, जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है उसे हम कहाँ होता है अब हम लोग जानेंगे। देखिए, ब्लड का जो बनने की क्रिया है, ब्लड का जो बनने का प्रोसेस है उसको हम लोग हेमोपोएसिस कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ब्लड का बनने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमोपोएसिस, हेमोपोएसिस कहते हैं। हमेशा याद रखिए, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है ब्लड का बनने का प्रक्रिया को हम लोग हेमोपोएसिस कहते हैं। देखिए, जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें जो होता है, उसमें जो हमारा ब्लड होता है लीवर के द्वारा बनता है, और जो बच्चा
ठीक है। जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है जिसे हम लोग फीटस या भ्रूण के नाम से जानते हैं, उसमें जो होता है लीवर में बनता है ब्लड। और जो चाइल्ड, चाहे यस वयस्क लोग चाहे एडल्ट, चाइल्ड और एडल्ट में जो ब्लड होता है बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहने का मतलब है अस्थि मज्जा। बोन मैरो कहाँ होता है भाई? तो बोन मैरो जो हमारा बोन होता है, बोन के बीचों बीच जो होता है हमारा बोन मैरो होता है। तो हमारा चाइल्ड और एडल्ट में जो होता है ब्लड जो बोन मैरो में बनता है, जो बच्चा माँ के पेट में हो जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, उसमें जो ब्लड होता है लीवर में बनता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसमें ब्लड कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा लीवर में। देखिए अब हम लोग समझते हैं ब्लड कहाँ स्टोर होता है। देखिए जो ब्लड होता है ये स्प्लीन नामक एक थैला होता है, उसी में जाके जो होता है हमारा ब्लड जो है स्टोर होता है। देखिए ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, हमसे याद है, जिसे हम लोग हिंदी में प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हिंदी में प्लीहा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। देखिए ब्लड जो होता है स्प्लीन में स्टोर होता है, माने जमा होता है। स्प्लीन जो होता है ना, इसको हम लोग प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। इसको हम लोग ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं और इसको हम लोग ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। देखिए स्प्लीन को हम लोग इसलिए ब्लड बैंक बोलते हैं क्योंकि हमारे ब्लड को जमा करता है, हमारे ब्लड का स्टोर करता है, हमारे ब्लड को स्टोर करता है। और इसको हम लोग ग्रेवयार्ड या कब्र इसलिए बोलते हैं कि यहीं से जो हमारा ब्लड है बन स्टोर होता है और यहीं पे जो है मर जाता है। मर जाने का मतलब है, इस कब्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ मरता हो। तो जो ब्लड होता है हमारा स्प्लीन स्प्लीन में आके मर जाता है, और इसलिए हम इस लोग इसको ग्रेवयार्ड या ब्लड का कब्र कहते हैं। तो ब्लड का कब्रिस्तान कहाँ किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। क्यों स्प्लीन को बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है स्प्लीन में ही मर जाता है, इसलिए इसको हम लोग कब्र भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है आप लोग जानते होंगे, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हीमोग्लोबिन से कि देखिए ब्लड जो होता है हमारा लाल रंग, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो ब्लड का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए हीमोग्लोबिन का दो स्पेशल फीचर है। क्या फीचर है? तो फीचर है कि इसका इसका ब्लड का रेड जो कलर होता है इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखिए दूसरा जो है, इसको हम लोग हीमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। देखिए रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन क्या है? रिस्पायरेटरी पिगमेंट है। देखिए रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहने का मतलब है कि हम आप लोग को पहले ही बताएं कि जो ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को लंग फेफड़ा से लेके पूरे शरीर में पहुंचाता है, और और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो सेल में बनता है उसको लेके फिर फेफड़ा को दे देता है, और फेफड़ा क्या करता है? उसको निकाल देता है। तो देखिए समझिए रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को लंग्स से माने फेफड़ा से बांध के लाता है और हमारे पूरे सेल के पास दे देता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ दे देता है। और फिर वहां से जो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो वहां पे CO2 बना है उसको बांध के लेके आता है हीमोग्लोबिन, और हमारे लंग्स को दे देता है, और हमारा लंग्स जो CO2 को बाहर निकाल देता है। और समझिए यही हमारा ट्रिक है, इसीलिए इसको हम लोग रिस्पायरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहने का मतलब ही ऑक्सीजन और गैस से जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। तो है 14 ग्राम डेसीलीटर जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाएगा मेल में। अगर फीमेल का ब्लड जो आप एक टीपा लीजिएगा, एक ढक्कन, तो आपका जो उसमें 13 ग्राम डेसीलीटर ब्लड पाया जाता है। देखिए जो मेल में जो होता है ब्लड हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा, मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा, तो मेल में लोहा की मात्रा ज्यादा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। फीमेल में हीमोग्लोबिन कम, तो फीमेल में लोहा की मात्रा कम। देखिए जिसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें उसका जो बॉडी होता है, उसका शरीर जो होता है एकदम लोहे की जैसा होता है, एकदम मजबूत होता है, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है लोहा पाया जाता है। तो मेल में लोहा हीमोग्लोबिन ज्यादा, तो मेल में लोहा ज्यादा, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम, तो फीमेल में लोहा की मात्रा कम। देखिए इसी के चलते जो होता है हमारा जो होता है फीमेल का शरीर काफी कमजोर होता है। आप एक
एक एक डंडा एक फीमेल को मारिए, एक डंडा एक फीमेल को मारिए, एक डंडा आप मेल को मारिए। मेल को कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फीमेल को ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो फीमेल होती है उनका जो शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन जो में होता है जो लोहा होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन का 2 गो फीचर है। पहला फीचर है कि इसी कारण जो होता है ब्लड का जो रंग होता है लाल होता है। ब्लड का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ब्लड का रंग लाल होता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है क्या करता है, इसको हम लोग रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही है ब्लड के अंदर वो शिकारी जो क्या करता है, ऑक्सीजन का शिकार करके हमारे पूरे बॉडी के पास क्या करता है, पहुंचाता है, पूरे हमारे सेल के पास पहुंचाता है। देखिए, अब हम लोग मैकेनिज्म समझे कैसे पहुंचाते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए तो चला गया फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है, टंकी का काम करता है, जो हमारे ऑक्सीजन को रखता है। वहां पे जो जाता है हमारा ब्लड, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड अपने हीमोग्लोबिन को लेके जाता है फेफड़ा तक, और जैसे ही ब्लड जो फेफड़ा तक पहुंचता है तब वहां पे अपने हीमोग्लोबिन से कहता है कि जाओ 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 जाओ, ऑक्सीजन आ गया, उसको पकड़ के लाओ, जाओ 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 जाओ, उसको ऑक्सीजन को पकड़ के लाओ। तो हीमोग्लोबिन निकल के जाता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, अब पकड़ के लेके फिर ब्लड में आता है। अब तो ब्लड कहता है कि चलो हीमोग्लोबिन हो गया, पकड़ लिए, हाँ हाँ पकड़ लिए, चलो। तो फिर ब्लड जो है हीमोग्लोबिन के अपने अंदर बैठा के ले जाता है पूरे सेल के पास। अब पूरे सेल के पास दे देता है, कहता है ए तो ये तुम लो, ये सेल तुम ये लो, ये सेल तुम इस ऑक्सीजन को लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी सेल लो। जितने भी सेल होते हैं सबको जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को दे देता है। और फिर क्या करता है, फिर जो है वहां पे देने के बाद से जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान सेल जो है ऑक्सीजन को लेके खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद जो वहां पे जो होता है राख अनवांटेड सब्सटेंस बनता है। तो अब क्या करता है, तब उस अनवांटेड सब्सटेंस को फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर ब्लड कहता है हीमोग्लोबिन से कि हीमोग्लोबिन लो, हीमोग्लोबिन चलो चलो, अनवांटेड सब्सटेंस बन गया है बॉडी में, सेल खाना बना लिया है। उस खाना बनने के दौरान जो हानिकारक पदार्थ बना है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो फिर ब्लड जो है हीमोग्लोबिन को लेके जाता है साथ में, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस अनवांटेड सब्सटेंस मतलब CO2 को क्या करता है, लेके हमारे पूरे बॉडी में से बाहर निकाल देता है। माने बाहर निकालने का मतलब है कि उस अनवांटेड सब्सटेंस CO2 को लेके आता है और हमारे फेफड़ा को दे देता है। और फेफड़ा उसको तो अंदर रख नहीं सकता है, क्योंकि जो CO2 होता है बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है हमारा, हम लोग एक्सपायरेशन के दौरान जो है हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या कार्य है। देखिए, जो ब्लड का पहला कार्य है क्या करता है, न्यूट्रिटिव फंक्शन करता है। ये हमारा ब्लड है न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। देखिए, हम कुछ भी खाए, मान लीजिए हम कुछ भी खाना खाए, मान लीजिए हम दाल खाए, भात खाए, दूध पी लिए, उसके बाद से नहीं हुआ तो हम बर्गर खा लिए, उसके बाद से नहीं हुआ तो हम लोग बादाम खा लिए, किशमिश खा लिए, उसके बाद से भी नहीं हुआ तो केला खा लिए। तो समझिए, जो हम खाना खाए तो हमारा गया डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना एंटर किया तो उसका जो है वहां पे एक प्रक्रिया चलने लगा जिसे हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तो हम खाना खाए, हमारे गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पे जो है उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद वहां पे बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड्स ये सब बने। तो वो जो बना उसका जरूरत हमारे सेल को है, हमारे हर एक सेल को उसका जरूरत है। तब बताइए, तब डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसको बना दिया है, तब उसको हमारे सेल तक पहुंचाएगा कौन? तब भगवान ने हम लोग को इसका पहुंचाने का जो काम सौंपा, किसके जी में सौंपा? ब्लड के। तब ब्लड क्या करता है, हमारे GIT के पास जाता है और वहां पे जो डाइजेशन के दौरान एमाइनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन बना है उनको अपने अंदर लोड करता है और हमारे पूरे सेल के पास क्या करता है, पहुंचाता है। तो हमारा सेल के पास जब खाना पहुंचता है, विटामिन मिनरल्स, तो उसी से जो हमारा सेल है ग्रो करता है।
जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं वृद्धि हो रहा है हमारे बॉडी का। तो हमारे बॉडी का वृद्धि नहीं हो रहा है, हमारा एक एक सेल जो है, हमारा एक यूनिट यूनिट को जो है न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिल रहा है। इसी के कारण हम हमारा शरीर जो है बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब वृद्धि कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर जो है ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो समझिएगा। अच्छा, अब देखिए, आप किसी को 10 दिन खाना मत दीजिए, वो मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर को खाना चाहिए। हमारे शरीर को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। अपने जीवन जीने के लिए उसको खाना चाहिए। और तो खाना नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपने शरीर के आसपास की कोशिकाओं का मरम्मत नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होगा? मर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिटिव फंक्शन को भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी क्या करता है? परफॉर्म करता है। अब देखिए हमारे अब देखिए रिस्पिरेटरी फंक्शन, देखिए ब्लड कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। ये क्या करता है? लंग्स से क्या करता है? लंग्स से लेके ऑक्सीजन को लेके जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में क्या करता है? पूरे बॉडी में क्या करता है? पूरे सेल के पास क्या करता है? पहुंचाता है। देखिए हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को जो हमारे जाता है लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा जो लंग्स होता है तो हमारे ऑक्सीजन को खाली टंकी की तरह रखने का काम करता है। अब वहां पे जो होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे सेल को, क्योंकि सेल के ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर वो एटीपी नहीं बना पाएगा, तो अपना भोजन माने समझिए कि नहीं बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे बॉडी, हमारे लंग्स से जो है ऑक्सीजन को उठा के ब्लड पूरे बॉडी के में पहुंचाता है, पूरे बॉडी में पूरे सेल के पास पहुंचाता है, पूरे सेल के पास पहुंच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी फंक्शन को परफॉर्म करता है। और सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो CO2 बनता है उसको लेके आता है और फिर हमारे लंग्स को दे देता है। लंग्स क्या करता है? एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकाल देता है, जिसे हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं। CO2 जो बनता है उसको ले जाकर फिर से लंग्स के पास दे देता है, लंग्स जो होता है उसको बाहर निकाल देता है। याद रखिएगा, देखिए राह जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। खींचो अपनी धनुष की डोर को, निशाना लगाओ अपनी मंजिल को, और बाद में पूछना कि तीर कहां तक जाएगा। देखिए अब हम लोग समझते हैं एक्सक्रेटरी फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा ब्लड होता है एक्सक्रेटरी फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। अब बात आती है कैसे परफॉर्म करता है। तो देखिए हमारे बॉडी में जब प्रोटीन टूटता है, चाहे कोई भी हम दवाई खाते हैं, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस उसमें से निकलता है उसका पाचन होने के बाद। जैसे हम प्रोटीन खाए, प्रोटीन का टूटने के बाद अमोनिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, उसके बाद से भी अमोनिया यूरिक एसिड बनता है, उसके बाद से बहुत हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। तो उसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। तो देखिए तो उसको क्या होता है कि उसको बॉडी को निकालने के लिए जो हमारा ब्लड है उसका भी परफॉर्म करता है, उसका भी फंक्शन परफॉर्म करता है। निकालने का भी जो काम है वही ब्लड ही करता है। वो ब्लड क्या करता है? हमारे अनवांटेड सब्सटेंस को लेके पूरे बॉडी में पूरे बॉडी अनवांटेड सब्सटेंस को जो है ब्लड लेके और किडनी के पास जाता है। किडनी जो है उसमें क्या करता है कि जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अनवांटेड सब्सटेंस, अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, उनको क्या करता है? खींच के और निकाल लेता है, छान लेता है। और छान के जितने भी अच्छे ब्लड होते हैं फिर से शरीर में भेज देता है। और जितने भी गंदा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, उनको क्या करता है? यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सक्रेटरी फंक्शन में क्या करता है? ब्लड जो हमारा परफॉर्म करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, आप लोग जानते हैं कि हार्मोन का भी कहीं ना कहीं हमारा ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन छोड़ता है। उसके पास कोई डक्ट नहीं होता है तो हार्मोन छोड़ता है ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है? उस हार्मोन को लेके टारगेट सेल के पास पहुंचा देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन का भी जो फंक्शन है ब्लड परफॉर्म करता है। जैसे डिलीवरी वाला क्या करता है? कंपनी से पार्सल को लेके अपने उसका एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा देता है। ठीक वैसे हमारा ब्लड होता है। देखिए स्टोरेज फंक्शन, जो ब्लड होता है कहीं ना कहीं स्टोरेज फंक्शन परफॉर्म करता है। जब हमारे बॉडी में कुछ भी एक्सेसिव बन जाता है, जैसे पानी हो गया हमारे बॉडी में एक्सेसिव, या प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, उन सबको क्या करता है? ब्लड जो है स्टोर करके रखता है
अच्छे खराब समय के लिए। माने खराब समय कहने का मतलब है कोई ऐसा समय है जिस समय हम हमारे बॉडी को पानी की कमी हो जाए, चाहे हमारे बॉडी को प्रोटीन की कमी हो जाए, चाहे हमारे बॉडी को लिपिड्स की कमी हो जाए, उस समय क्या होगा, उस समय जो है ब्लड जो है स्टोर किया रहेगा तभी ना क्या करेगा, स्टोर किया रहेगा तभी ना क्या वो अपना काम चला लेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कमाते हैं तो अपने लिए कुछ सेविंग करते हैं पैसा, ताकि बुढ़ापा में हम लोग को बाल बच्चों के आगे हाथ ना पसारना पड़े, हम लोग अपना काम स्वयं कर ले। ठीक वैसे ही ब्लड जो है पहले ही से प्री प्लान कर लेता है और स्टोरेज करता है जल को, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, ग्लूकोज को। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए कहीं ना कहीं बॉडी हमारा जो ब्लड है डिफेंस मैकेनिज्म को भी परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करता है, तो आप लोग जानते हैं कि ब्लड के अंदर होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मोनोसाइट और हमारा लिम्फोसाइट। ये तीनों महापुरुष जो होते हैं ये क्या है, आर्मी की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के सबसे हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर जो है AK-47 लेके बैठे रहते हैं। जैसे देखते हैं कि कोई हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, चाहे अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, अदर हार्मफुल सब्सटेंस जैसे ही हमारे बॉडी में आता है हम लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये जो है तीन महापुरुष डब्ल्यूबीसी के अंदर जो पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये AK-47 लेके बैठे रहते हैं कि तुम आओ, हम बैठे हैं, देखते हैं तुम कैसे आते हो। तो जैसे बैठे रहते हैं और जैसे वो आता है अदर टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर आने की कोशिश करता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे वायरस हो, चाहे अदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, तो ये क्या करते हैं, उसको गोली AK-47 से ठाई 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 धुरधुरा देते हैं, ताकि एक ही बार उस बैक्टीरिया, उस टॉक्सिक सब्सटेंस का कहीं ना कहीं समाप्त कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जैसे एक सैनिक जो है बॉर्डर की सुरक्षा करता है, ठीक वैसे हमारे अंदर जो डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए उसको हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं और उसको हम लोग डिफेंस फंक्शन भी बोलते हैं। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, देखिए जो ब्लड होता है कहीं ना कहीं टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो है गर्मी अधिक बढ़ेगा हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से, जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तब क्या होगा, उस समय हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट करेगा, वो फैलेगा। जैसे फैलेगा तो जो अधिक गर्मी है वो हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड वेसल से स्किन के रास्ते जो है बाहर चला जाता है। उसी को हम लोग पसीना के नाम से जानते हैं, पसीना के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे बॉडी में से अधिक गर्मी बाहर जाएगा तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल हो जाता है। अब आप लोग देखे होंगे जब हम लोग कभी भी जिम करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी हीट होता है। हीट होने के 2 मिनट के बाद क्या होता है, पसीना के रास्ते जो गर्मी होता है, जो उष्मा होता है, वो हमारे स्किन के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग पसीना कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कब होती है, जब हमारे बॉडी में अधिक गर्मी होगा। जैसे ही गर्मी होगा तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, और जैसे ही डायलेट करेगा तो जो हमारा गर्मी है, जो उष्मा है, वो स्किन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। इसलिए इसको हम लोग कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हम लोग को ठंड लगती है तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ताकि हमारे जो देह में गर्मी है, गर्मी हमारे देह में बना रहे। ठीक है, तो हमारे को ठंडी ना लगे, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है या रेगुलेट करके रखता है। देखिए आप जब तक हाथ ऐसे रगड़िएगा तब तक आपका हाथ गर्म रहेगा, जैसे ही छोड़ दीजिएगा हाथ ठंडा पड़ जाएगा। अब हम लोग एक बात करते हैं, चलिए एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। इन्होंने कहा था कि जब तक शरीर में खून दौड़ेगा तब तक शरीर में गर्मी रहेगी और आदमी जिंदा रहेगा, और जैसे ही खून चलना बंद हो जाएगा, आज शरीर ठंडा पड़ जाएगा, आदमी मर जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला का क्या दिमाग था। ब्लड को हम लोग को वरदान के रूप में दिया है। ब्लड भगवान कहते हैं कि भगवान हम लोगों को कुछ नहीं दिए, भगवान ने हम लोग को ब्लड दिया है। ब्लड देखिए जिसको हम लोग फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, इतना काम कर रहा है, ऑक्सीजन को भी पहुंचा रहा है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को भी पहुंचा रहा है,
अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बन रहे हैं उसको भी बाहर निकाल दे रहा है, हार्मोन का भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कर दे रहा है, हमारे टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं बैलेंस कर दे रहा है, उसके बाद से एसिड बेस बैलेंस भी करता है, उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म भी कर दे रहा है, स्टोरेज फंक्शन भी कर दे रहा है। बताइए एक ब्लड है इतना काम कर दे रहा है, सोचिए क्या दिमाग होगा ऊपर वाले का, सोचिए। अब हम लोग आगे समझेंगे ब्लड के कंपोजिशन। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि ब्लड जो है किस किस चीज से मिलकर बना होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ब्लड को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें क्या क्या पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं। देखिए जो ब्लड होता है इसमें टू पार्ट्स होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल्स। देखिए जो प्लाज्मा होता है एक फ्लूइड होता है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है। कलरलेस कहने का मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है, जिस कलर में डालिएगा उस कलर का हो जाएगा। तो इस प्लाज्मा में जो होता है 55% पाया जाता है हमारे ब्लड में, माने हमारा जो प्लाज्मा होता है 55% पाया जाता है। उसके बाद जो सेल होता है वो 45% पाया जाता है। अब देखिए अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए प्लाज्मा में जो होता है तीन पार्ट्स होते हैं, सोलिड, वाटर एंड गैस। देखिए सोलिड माना होता है ठोस। देखिए प्लाज्मा में कुछ ऐसे कण होते हैं जो ठोस होते हैं, वो कितना पाया जाता है तो 55% का 8 to 9% पाए जाते हैं हमारा ठोस सोलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे ब्लड में, जो 8 to 9% पाए जाते हैं। जो वाटर होता है हमारा ब्लड में प्लाज्मा में वो 91 to 92% के बीच में पाए जाते हैं। यानी हमारे ब्लड में वाटर, प्लाज्मा में हमारा वाटर जो होता है 91 से 92% पाया जाता है हमारे ब्लड में वाटर। और जो गैसेस होते हैं वो ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन। आप लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है इधर से लेके इधर, इधर से लेके इधर। तो आप समझिए, तो ये हो गया हमारे प्लाज्मा में 8 to 9% सोलिड पाए जाते हैं और 91 to 92% वाटर पाए जाते हैं और गैसेस पाए जाते हैं 0.11 CO2, NO2 और नाइट्रोजन। हमें याद रखिएगा। देखिए सोलिड में होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारा दो को पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन देखिए हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन हमारा एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजिन। देखिए ये जो है ना, ये क्या करता है, ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। इस प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजिन, ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जो होता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कॉपर, ये जो सब चीज है ये सब पाए जाते हैं हमारा किसमें, तो ये हमारा पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है इनऑर्गेनिक में। अब हम लोग समझते हैं सेल। 45% हमारे बॉडी में सेल भी पाए जाते हैं। सेल, सेल माने कोशिका। तो देखिए अब सेल में जो होता है सबसे पहले होता है नाम आता है आरबीसी। आरबीसी जिसका जो दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट। ठीक है, तो देखिए आरबीसी आता है सबसे पहला, उसके बाद से आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम। तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। देखिए आरबीसी का जो इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसका मतलब होगा रेड कलर। इरिथ्रो को तोड़ेंगे तो उसमें होता है रेड और साइट माने सेल। रेड ब्लड सेल्स जिसमें पाया जाए उसे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही है। प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही है। आरबीसी जो होता है इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। देखिए जो आरबीसी होता है ये हमारे सेल के 45% में से 90% जो होता है, 90% जो 40 हमारे पूरे सेल में से 90% जो होता है, 90.9% हमारा खाली आरबीसी पाया जाता है। 1% में हमारा ई भी आता है, ई भी आता है। हमारे सेल में सबसे ज्यादा जो होता है आरबीसी पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा सेल ब्लड में, सबसे ज्यादा सेल ब्लड में सबसे ज्यादा सेल कौन सा सेल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ब्लड में सबसे ज्यादा कार्पल्स कौन सा पाया जाता है,
हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे ज्यादा जो सेल होता है, सबसे ज्यादा जो सेल होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आरबीसी। आरबीसी जो होता है ना, सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में पाया जाता है, नहीं ब्लड में नहीं, हमारे सेल में पाया जाता है। ब्लड में तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन सेल की बात हम कर रहे हैं। सेल में सबसे ज्यादा जो होता है आरबीसी पाया जाता है। 99% जो होता है हमारा आरबीसी पाया जाता है, और 0.5% डब्ल्यूबीसी और 0.5% प्लेटलेट्स। देखिए जो आरबीसी का काउंट होता है 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम। जो आरबीसी होता है वो उसका काउंट होता है 4 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एम। अगर लाख में समझे तो 40 लाख से लेके 55 लाख के बीच में जो होता है आरबीसी का काउंट होता है। जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है वो होता है 4,000 से लेके 11,000 के बीच में जो होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है। अब समझिए तीसरा है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो काउंट होता है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में होता है। अब हम लोग समझते हैं। देखिए जो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव एंड डिस्क शेप का होता है। जो आरबीसी होता है बाइकॉनकेव एंड डिस्क शेप का होता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी किस शेप का होता है बताइए, तो आरबीसी बाइकॉनकेव एंड डिस्क शेप का होता है। देखिए हाँ, डब्ल्यूबीसी जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। इसमें कोई शेप ओप नहीं होता है, जिस शेप में मारिएगा उस शेप में लहर जाएगा। इसमें कोई शेप नहीं होता है। ये डिस्क शेप का होता है हमारा, डिस्क शेप का होता है हमारा प्लेटलेट्स। देखिए अब हम लोग समझते हैं। जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद से जाके स्प्लीन में मर जाता है, स्प्लीन में मर जाता है, जिसे हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। 120 दिन जीता है, इसके बाद जाकर मर जाता है हमारा लाइफ स्पेस में। क्यों मर जाता है 120 दिन के बाद हमारा आरबीसी? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है 120 दिन का होता है, उसके बाद ये मर जाता है। अब देखिए इसका जो लाइफ स्पेन होता है 7 दिन का होता है हमारा डब्ल्यूबीसी का। इसमें जो होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखिए इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्लेटलेट्स में। इसका लाइफ स्पेन 5 to 9 डेज के बीच में होता है। हम लोग आगे समझते हैं। जब आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आरबीसी का काउंट बढ़ेगा उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब आरबीसी का काउंट बढ़ेगा उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब देखिए जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा तो उसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा उसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। अब देखिए आगे, जब प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ेगा ना तो इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। अगर आरबीसी का काउंट घट जाए, अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया क्या है? इसमें आरबीसी का मात्रा होता है कम हो जाता है। डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एनीमिया। अब देखिए अगर डब्ल्यूबीसी का मात्रा घट जाएगा ना तो उसको हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोपीनिया में क्या होता है? पीनिया से याद रखिएगा, जिसके लास्ट में आई ए लगा हो उसे हम लोग उसमें समझिएगा कि उसमें घट रहा है। देखिए एनीमिया में ए लास्ट में लगा, इसका मतलब है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी। इसमें लास्ट में ए लगा, इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसी अकाउंट घट गया। और देखिए थ्रोम्बोपिनिया, इसमें भी लास्ट में ए लगा, इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स का काउंट घट गया। डेंगू में जो होता है प्लेटलेट्स का काउंट होता है घट जाता है। अब देखिए जो आरबीसी होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका जो काम है आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को लेके, लेके ऑक्सीजन को लंग्स से लेके और ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचाना, पूरे सेल के पास पहुंचाना, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान उसे पकड़ के और हमारे बॉडी के फेफड़ा के लाके दे देता है, और फेफड़ा एक्सपायरेशन के द्वारा निकाल देता है। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा काम होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस कहने का मतलब है, समझिए कि जैसे बॉर्डर पे जो होते हैं आर्मी जो होते हैं AK-47 लेकर खड़े रहते हैं 24 घंटा और बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। जैसे उधर से आतंकवादी आता है उसे अपने बंदूक के गोलियों से छल्ली कर देते हैं। वैसे हमारे बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होता है 24 घंटा हमारे हर एक पार्ट जो होता है एक्टिव रहता है, हर एक समय एक्टिव रहता है। हमारे हर एक पार्ट्स के पास जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है। जैसे कोई आता है अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे बैक्टीरिया आया, वायरस आया, फंजाई आया, ये इन्फेक्शियस कोई कीटाणु बैक्टीरिया उटरिया कोई आया, कोई भी आया, ये क्या करेगा? जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये क्या करेगा? तो AK-47 लेके खड़ा रहेगा।
बोलेगा आने दो आने दो। जैसे बैक्टीरिया है चाहे वायरस है कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो एंटर मारा, ये क्या करेगा, अपना गोली AK-47 को लोड करेगा, अपना गोली फिर ऑन करेगा और फिर उसको अपनी गोलियों से इसको छल्ली कर देगा जितना भी वायरस बैक्टीरिया को। तो देखिएगा कहीं कहीं हमारा इन्फ्लेमेशन, जिससे कहीं कहीं कोई भी स्किन पे क्या होता है, लाल हो जाता है, लाल दाना निकल जाता है, इचिंग जैसा इन्फ्लेमेशन के टाइप का रेडनेस आ जाता है। तो वहां पे समझिएगा कि रेडनेस क्यों आया है, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया आने की कोशिश किया है और हमारा WBC जो है डिफेंस मैकेनिज्म के काम करके उस अपने बंदूक से छल्ली कर दिया है, गोली से उसका मार डाला है बैक्टीरिया को, तो वहां पे लाल हो गया होगा देखिएगा। इसका जो कारण है ब्लड क्लॉटिंग। देखिए ब्लड क्लॉटिंग करने का मतलब है खून का थक्का बनना। देखिए कभी देखिए किसी का हाथ जब कटता है ना, तो हाथ कटने के बाद वहां पे ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है ना वहां पे कुछ जाल जाल टाइप का ऊपर से बनने लगता है। तो वो क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाता है हमारा प्लेटलेट्स। देखिए सोचिए अगर आप ब्लड का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, तो आदमी मर जाता। थोड़ा सा एक बार खून कटता कहीं ना, तो क्या होता कि खून बहते जाता, खून बहते जाता, खून बहते 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 आदमी मर जाता। तो कहीं ना कहीं जो है प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब हम लोग समझते हैं WBC। देखिए WBC जो होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, जिसका नाम है न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल। और जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग एक ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, उसमें आता है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, देखिए न्यूट्रोफिल होता है ये हमारे WBC में 60% पाया जाता है। एस्नोफिल टू 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 और 3% पाया जाता है। बेसोफिल होता है 0.5 से लेके 1.1% के बीच में पाया जाता है। जो मोनोसाइट होता है सबसे बड़ा का साइज में सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, जिसका संख्या होता है 3 से लेके 8% के बीच में पाया जाता है। और लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25% पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। देखिए संख्या में सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा WBC में, संख्या में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल पाया जाता है, लेकिन साइज में सबसे बड़ा क्या होता है, तो होता है मोनोसाइट। मुंह जो है खोलिएगा, अब बड़ा, तो मुंह से याद रखिएगा, मोनो से मुंह और मुंह से बड़ा, सबसे बड़ा साइज में होता है मोनोसाइट और संख्या में न्यूट्रोफिल। देखिए देखिए आप कहीं कहीं आप चीनी मीठा गिरा दीजिए, वहां बहुत सारी जो संख्या में बहुत ज्यादा क्या होगा, वहां पे बहुत सारी जो चीटियां आ जाएंगी, संख्या में सबसे ज्यादा चीटियां आ जाएंगी। लेकिन वहीं पे वो बड़ा हाथी आ जाए तो हम लोग कहेंगे संख्या में सबसे ज्यादा है चीटी, तो चीटी को हम लोग समझेंगे न्यूट्रोफिल। ठीक है, और एगो बड़ा हाथी आ जैसा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोसाइट। देखिए समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत?